लेकिन आलमी मईशत जो है ना, वो सिर्फ तिजारत और करेंसियों का एक निज़ाम नहीं, बल्कि ये ताकत की एक बहुत बड़ी बिसात है। और इस बिसात पर जो सबसे ताकतवर मोहरा है वो है अमेरिकी डॉलर। तो आज हम इसी बात की गहराई में उतरेंगे कि आखिर कैसे एक करेंसी आलमी सियासत का पूरा रुख मुतय्यन कर सकती है और कैसे उसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई, एक करेंसी जो सिर्फ लेन देन का एक जरिया होती है, वो आखिर एक जियोपॉलिटिकल हथियार कैसे बन जाती है। इसी सवाल का जवाब असल में हमें आलमी ताकत के इस पूरे ढांचे को समझने में मदद देगा। एक ऐसा ढांचा जो पिछली निस्फ सदी से दुनिया पर कायम है। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें ज़रा पीछे जाना पड़ेगा, उसकी बिल्कुल बुनियाद तक। अमरीकी डॉलर की जो आज की ताकत है ना, उसकी बुनियाद सोने पर नहीं बल्कि तेल पर रखी गई है। और यही वो नुक्ता है, वो टर्निंग पॉइंट, जहां से मईशत और सियासत आपस में जुड़ जाते हैं। और ये हमें लाता है पेट्रो डॉलर सिस्टम की तरफ। अब ये कोई आम वायदा नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो एक स्ट्रेटेजिक शाहकार था। सीधी सी बात थी, दुनिया में कहीं भी तेल की खरीदो फरोख्त होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ अमरीकी डॉलर में होगी। बस इस एक फैसले ने आलमी सतह पर डॉलर की एक ऐसी मुस्तकिल डिमांड पैदा कर दी जिसे कोई दूसरी करेंसी चैलेंज ही नहीं कर सकती थी। तो ये सब शुरू हुआ 1970s की दहाई में, जब अमेरिका ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और अपनी करेंसी को गोल्ड स्टैंडर्ड से अलग कर दिया। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, एक जुआ था। लेकिन इसके फौरन बाद उन्होंने सऊदी अरब और दूसरे बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक के साथ एक डील की। एक ऐसी डील जिसने डॉलर को एक नई और शायद सोने से भी ज़्यादा मजबूत बुनियाद दे दी। अब डॉलर की कीमत का इन्हसार दुनिया की सबसे अहम चीज़ यानी तेल पर था। तो सवाल यह है कि इसका स्ट्रेटेजिक नतीजा क्या निकला। अच्छा, इस निज़ाम ने अमेरिका को एक ऐसी मालियाती सुपर पावर बना दिया जिसकी मिसाल नहीं मिलती और जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। तो आइए देखते हैं कि डॉलर की इस आलमी डिमांड ने अमेरिका को आखिर क्या-क्या फायदे पहुंचाए। देखिए, सबसे अहम नुक्ता जो यहाँ समझने वाला है वो ये है कि इस सिस्टम ने अमेरिका को एक एग्जॉर्बिटेंट प्रिविलेज दिया, यानी एक ऐसी गैर मामूली छूट जो किसी और के पास नहीं थी। अब चूंकि हर मुल्क को तेल खरीदने के लिए डॉलर चाहिए थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका जितना चाहे कर्ज ले सकता था अपनी मईशत को चलाने के लिए। लेकिन ये सिर्फ मईशत की बात नहीं थी, यही चीज़ असल में अमेरिका के आलमी असरो रसूख की सबसे बड़ी बुनियाद बन गई। लेकिन जाहिर है, ताकत की सियासत में कोई भी बढ़तरी हमेशा के लिए नहीं होती। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है और अब हमें आलमी बिसात पर एक नई तब्दीली नजर आ रही है। अब मैदान में कुछ नए खिलाड़ी उतर आए हैं जो इस पूरे सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं। और इस चैलेंज में सबसे आगे है ब्रिक्स इत्तेहाद। चीन, रूस, भारत और दूसरे ममालिक का ये ग्रुप अब सिर्फ एक इकोनॉमिक ब्लॉक नहीं है, नहीं, इसका एक बहुत वाज़ेह जियोपॉलिटिकल मकसद है। और वो है बैनुल अक़वामी तिजारत में डॉलर पर इन्हिसार को ख़त्म करना और एक मुतबादिल मालियाती निज़ाम बनाना। वो चाहते हैं कि अपनी करेंसियों में तिजारत करके इस पूरे खेल के उसूल ही बदल दिए जाएं। और इसकी अमली मिसालें भी हमारे सामने हैं। ईरान और वेनेजुएला जैसे ममालिक को देखें, जिनके पास तेल के बहुत बड़े ज़खायर हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पेट्रो डॉलर सिस्टम को सीधा सीधा चैलेंज किया और यूरो या फिर चीनी युआन में तेल बेचने की कोशिश की। अब ये कदम शायद देखने में छोटे लगें, लेकिन दरअसल ये इस पूरे सिस्टम की बुनियादों पर एक बराह रास्त हमला है। तो यहाँ हम इन दोनों सिस्टम्स का एक मुआवजा कर सकते हैं। एक तरफ है डॉलर पर मबनी निज़ाम, ठीक है, ये मुस्तहकम है, लेकिन इसमें सारी ताकत अमेरिका के हाथ में है, जिसका मतलब है कि कोई भी मुल्क अमेरिकी पॉलिसियों का यरगमाल बन सकता है। और दूसरी तरफ एक मल्टी पोलर मुतबादिल है। ये ममालिक को ज़्यादा खुदमुख्तारी तो देगा, लेकिन इससे आलमी मंडियों में गैर यकीनी सूरत हाल और उतार चढ़ाव का खतरा भी बढ़ जाएगा। तो फिर होता क्या है जब कोई मुल्क इस सिस्टम को चैलेंज करता है? अमेरिका का जवाब क्या होता है? ये वो मकाम है जहां डॉलर एक करेंसी से एक हथियार में बदल जाता है। अमेरिका का जवाब होता है इक्तिसादी पाबंदियां, और यही डॉलर की हुक्मरानी को कायम रखने का सबसे मौसर तरीका है।
یہ جو اقتباس ہے یہ اصل میں پوری صورتحال کو بہت اچھی طرح بیان کرتا ہے۔ دیکھیں، سرکاری طور پر تو پابندیوں کی وجہ سیکیورٹی یا جمہوریت کے مسائل بتائے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک جیو پولیٹیکل تجزیہ کار کی نظر سے دیکھیں تو اس کے پیچھے اصل کھیل کچھ اور ہی ہوتا ہے، اور وہ کھیل ہے تیل اور اپنے مالیاتی اثر و رسوخ کو ہر حال میں برقرار رکھنا۔ یہ سیدھے سیدھے معاشی دباؤ کی ایک قسم ہے۔ اچھا، تو یہ پابندیاں آخر کام کیسے کرتی ہیں؟ اس کا طریقہ کار بہت سادہ ہے لیکن انتہائی تباہ کن ہے۔ چونکہ دنیا کی زیادہ تر تجارت ڈالر سے جڑی ہے تو امریکہ بس کسی بھی ملک کو اس سسٹم سے باہر پھینک سکتا ہے، اور جب کسی ملک کی بین الاقوامی مالیاتی نظام تک رسائی ہی ختم ہو جائے تو سوچیں کیا ہوگا؟ وہ نہ تجارت کر پائے گا، نہ سرمایہ کاری حاصل کر سکے گا، اور نتیجہ اس کی پوری معیشت مفلوج ہو کر رہ جائے گی۔ اور یہ جو مالیاتی جنگ ہے نا، یہ اکثر حقیقی جغرافیائی تنازعات کو بھی جنم دیتی ہے، جیسے آبنائے ہرمز۔ یہ ایک ایسی اسٹریٹیجک تجارتی گزرگاہ ہے جو ایک فلیش پوائنٹ بن جاتی ہے۔ یہاں مالیاتی دباؤ اور فوجی کشیدگیاں آمنے سامنے آ سکتی ہیں، اور یہاں معاشی جنگ کے کسی بھی وقت ایک حقیقی جنگ میں بدلنے کا خطرہ موجود رہتا ہے۔ تو پھر مستقبل میں کیا ہونے والا ہے؟ کیا ہم واقعی ایک ایسی دنیا کی طرف جا رہے ہیں جہاں کسی ایک کرنسی کی حکمرانی نہیں ہوگی؟ چلیں ذرا اس کے طویل مدتی امکانات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ چارٹ ہمیں عالمی کرنسی کے ذخائر کی موجودہ صورتحال دکھا رہا ہے۔ ہاں، امریکی ڈالر کا حصہ اب بھی سب سے بڑا ہے، لیکن اب یہ ناقابل تسخیر نہیں رہا۔ یورو اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو چیز دیکھنے والی ہے وہ ہے چینی یوان، جس کا حصہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے۔ یہ تبدیلی سلو ضرور ہے، لیکن بہت واضح ہے۔ اور جیسے جیسے برکس ممالک آپس میں اپنی کرنسیوں میں تجارت بڑھا رہے ہیں، زیادہ تر تجزیہ کاروں کا یہی ماننا ہے کہ امریکہ کی جو یہ پرانی مالیاتی حکمرانی ہے، یہ وقت کے ساتھ کمزور پڑ سکتی ہے۔ یہ کوئی ایک دن میں ہونے والی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لمبا عمل ہے جس کے عالمی طاقت کے توازن پر بہت گہرے اثرات ہوں گے۔ اور یہ ہمیں ہمارے آخری اور شاید سب سے اہم سوال پر لے آتا ہے۔ جیسے جیسے ڈالر کی حکمرانی کا یہ دور کمزور پڑے گا اور طاقت کا توازن بدلے گا، تو کیا یہ تبدیلی پرامن ہوگی، یا پھر جیسا کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، طاقت کی یہ منتقلی بھی تنازعات اور عدم استحکام لے کر آئے گی؟ اس سوال کا جواب ہی آنے والی دہائیوں کی عالمی سیاست کا رخ طے کرے گا۔